हेलो फ्रेंड्स, ईडूनामा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मिडाइवल हिस्ट्री का बचा हुआ लास्ट पार्ट डिस्कशन करेंगे। पहले पार्ट में हमने 1 से 60 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन किया था और ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र का 1992 से 2023 तक जितने सारे बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 मासा की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी 12 मासा। और पद्मावत भी की भी रचना किया था किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आप ध्यान रखें कि पूछ सकता है क्वेश्चन कि अखरावट और आखिरी कलाम, पद्मावत और 12 मासा किसकी रचना है? तो ये सारे रचना किया गया है किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो आपको बता दें कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय 1556 अकबर और हेमू के बीच, और 1761 में अफगानों और मराठों के बीच तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें अफगानों ने मराठाओं को हरा दिया था। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये उसकी सैन्य कुशलता जिसमें तुलगमा पत्ती का भी उपयोग किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526, याद रखें कभी कभी डेट पूछ सकता है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया, यानी कि वो जीत गया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था, यानी अनुभवहीन व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। कौन? इब्राहिम लोदी, जिस कारण से बाबर ने उसे हराया था। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया। तू से तुजुक, तू से तुर्की याद है, इस तरीके से रख सकते हैं। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की, यहाँ ध्यान रहे, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह समान फारसी को प्राप्त था। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो यह फारसी थी, तुर्की नहीं थी, इसको ध्यान रहे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग कहा है? मिर्जापुर के नजदीक है, आप जाके देख सकते हैं वहां पे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो यह 1532 में, 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खान अर्थात शेरशाह सूरी ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। तो डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन कि 1531 में कौन सा युद्ध लड़ा था? हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया था। और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। कौन? हुमायूं ने। निम्नलिखित में से किसने अपनी बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी बेगम, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली, जो दिन पनाह में है, 1565 से 72 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गयास, ईरानी जो वास्तुकार है, उन्होंने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर यानी कि व्हाइट संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गोवंद वाला मकबरा है। कौन सा? तो यह हुमायूं का मकबरा। इस मकबरे के परितः यानी चारों ओर एक बाग की रचना हुई है। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? कई बार एग्जामों में क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, तो ध्यान रहे। इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किया था किसने? गुलबदन बेगम ने। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। हुमायूं है जो बाबर का बेटा था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में, कौन सी भाषा? फारसी भाषा में लिखा गया। बादशाह अकबर ने
अकबरनामा के प्रणयन के लिए एक सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर और हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो यानी याद हो, वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन बेगम के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। तो किसके आदेश से? तो ये अकबर के आदेश से। क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रहे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करना है और उसे युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए अंकित है जिसको सजाना है, ठीक है। तो यह पहले देवरा का युद्ध लड़ा, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज और सरहिंद। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही अनुक्रम में दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कब लड़ा गया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। 1532 ईस्वी में उसने गोमती, लखनऊ जो अभी गोमती नदी किनारे है, उसने गोमती के तट पर स्थित दौराहा अर्थात देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। किसने? हुमायूं ने। 26 जून 1539 को चौसा, जो बक्सर के पास आप देखते होंगे चौसा है, 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। तो शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। कौन? चौसा के युद्ध में 1539 में। इसी युद्ध में निजाम नामक, यहाँ पे याद रखे, निजाम नामक भिस्ती जो नाव खेने वाला था, क्या हुआ था कि इसमें है कि युद्ध लड़ते लड़ते हुमायूं को मतलब कि वो नदी में कूद गया, जिस कारण से जो एक निजाम नामक जो ये भिस्ती था यानी कि जो खेवैया था, नाव चलाता था, जिन्होंने इसकी हुमायूं की जान बचाई थी। और हुमायूं को जान बचाने के लिए इसको, जो निजाम नामक भिस्ती था, उसको एक दिन का है जो राजा भी बनाया था। किसने? हुमायूं ने, जब वो फिर से सत्ता में आया था। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खान अर्थात शेर शाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। किसने? शेर खान ने कराया कि उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और सिक्के पर भी अंकित करवाया था। 17 मई 1540 को कनौज या बिलग्राम के युद्ध में, 1540 में कौन सा युद्ध हुआ? कनौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति, एक मतलब कि एक दूसरे जगह है जो माइग्रेंट कर गया कि भांति इधर उधर भटकना पड़ा और यह अफगान चला गया था अपने भाई के पास। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध, 1555 में सरहिंद की युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुमायूं को कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें हुमायूं को पुनः उसकी गद्दी प्राप्त हुई? तो 1555 में जो लड़ा गया सरहिंद के युद्ध में। उसके पहले शेर खान है जो शेर शाह सूरी था, वो है जो तोप गोले से उसकी मृत्यु हो गई थी फटने के कारण। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत-ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? तो यह शेर शाह सूरी था अर्थात शेर खान था। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान अर्थात शेर शाह सूरी ने हजरत-ए आला की उपाधि धारण की थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेर खान ने किसको हरा करके हजरत-ए आला की उपाधि धारण की थी? तो नुसरत शाह बंगाल के शासक को। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो शेर शाह की भी उपाधि पूछ सकता है कि किसको हरा करके? तो हुमायूं को चौसा के युद्ध 1539 में हराया था और फिर शेर शाह की उपाधि धारण किया था शेर शाह सूरी ने। शेर खान ने फिर बन गया था शेर शाह सूरी और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और सिक्का भी चलवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जानते हैं इसका मकबरा कहाँ पे? सासाराम में स्थित है, जो अभी रोहतास में है। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। कालिंजर का युद्ध हुआ था 1545 में, ध्यान रहे। इसके कालिंजर युद्ध के दौरान घायल हो जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और गोला बारूद भी फट गया था जिस कारण से ये घायल हुए थे कालिंजर युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो जानते हैं 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। और अकबर के कौन थे? तो मान सिंह थे, जो अकबर के सेनापति थे। यहाँ पे देखिए, महाराणा प्रताप
इसका हकीम खान हो जाएगा और मानसिंह अकबर, ध्यान रहे, सेनापति। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह और आसफ खान के बीच लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा प्रताप की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सुर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया था, जिसे गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर यानी कि पिलग्रिमेज टैक्स समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था? तो अकबर ने किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। सॉरी, थोड़ा पिक्चर टेढ़ा हो गया है। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी थी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को यानी कि स्लेवरी को, 1563 में तीर्थ यात्रा कर यानी कि पिलग्रिमेज टैक्स और 1564 में जजिया टैक्स जजिया कर को समाप्त कर दिया था। किसने? अकबर ने। डेट याद रखिएगा, कब मिलान करने के लिए पूछ सकता है कि 1562 में दास प्रथा समाप्त हुआ, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था। एक स्टेटमेंट पूछ सकता है कि अकबर के समय में, उसके शासनकाल में क्या बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो यह सही स्टेटमेंट हो जाएगा। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपर्युक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 में। 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और 1576 में याद रखें कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। 1572 ईस्वी में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खान गद्दी पर बैठा। दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खान को दाऊद पर आक्रमण करने और बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया और 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। कब? 1576 में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो यह अकबर के समय। और अकबर का शासनकाल कब था? 1556 से लेकर के 1605 तक है। और 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। दिसंबर 1599 अर्थात लगभग 1600 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह यानी कि ईस्टर्न आइलैंड्स के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशा से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। कौन सी कंपनी? जॉन कंपनी। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। और इसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर शासनकाल में आया था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया आईने अकबरी। आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। कौन सा? आईने अकबरी। इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत दिया गया है।
एतमाद एतमाद उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि एतमाद उदौला का मकबरा कहाँ पे है? तो ये आगरा में है। तो इसको बनवाया किसने था? नूरजहां ने बनवाया था, नूरजहां ने। एतमाद उदौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से लेकर 1628 ईस्वी के बीच में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इसे इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रा ड्यूरा संगमरमर में सोने और कीमती पत्थरों की जड़ावट को पित्रा ड्यूरा कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पित्रा ड्यूरा क्या था? तो संगमरमर में सोने और कीमती पत्थरों की जड़ावट को पित्रा ड्यूरा शैली कहा जाता है और इस शैली का प्रयोग इसमें इतमाद उदौला का मकबरा जो आगरा में स्थित है उसमें नूरजहां ने करवाया था। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है कि परचिनकारी अर्थात पित्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जैसे कि सोना ये सब है जो जड़कर फूलों की नक्काशी करना है जो पित्रा ड्यूरा कहलाता था परचिनकारी। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना ऑप्शन ए हो जाएगा। पच्चीकारी या परचिनकारी जिसे पित्रा ड्यूरा कहा गया वह दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। भारत में पित्रा ड्यूरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम इतमाद उद दौला के मकबरे में नूरजहां ने करवाया था और यह कहाँ पे है? तो ये आगरा में है। इस मकबरे का निर्माण किसने कराया था? इतमाद उद दौला का जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण करने का तरीका था, एक लगान निर्धारण करने का तरीका था मध्यकाल में बटाई। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक यानी किसान के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। कितनी? 3 प्रणालियां शेरशाह सूरी ने अपनाई थी लगान निर्धारण करने के लिए। पहला था नस्क या मुक्तई अथवा कनकुत, नस्क या मुक्तई अथवा कनकुत। दूसरा था नकदी अथवा जब्ती तथा तीसरा था गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, पहला खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। इसको ध्यान रहे। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए यानी पेंटिंग के लिए कारखाने बनवाए थे? तो इसका आंसर यहाँ पे जहांगीर गलत हो जाएगा क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में बहुत ज़्यादा पेंटिंग को बढ़ोतरी मिली थी, लेकिन चित्रकारी के लिए कारखाना किसके समय बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अनु मनुजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रेन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है यानी कि अकबर को माना है। दास्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन यानी कि पेंटिंग किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था, पेंटिंग करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं कि किसने करवाया था? तो याद रखें अकबर ने करवाया था और यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में पूरा हुआ था। बदायूनी और शाह नवाज खान के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली और बाद में अब्बुद समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1400 चित्र है यानी 1400 पेंटिंग है, 1400 चित्र है इसमें। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। ठीक है, इसलिए ए और सी इसमें दोनों विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प देख सकते हैं ए और सी कौन कौन है? तो यहाँ पे एक से अधिक को ए अब्बुद समद और मीर सैयद अली दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय चित्रकारी यानी यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यह अकबर के समय यूरोपीय चित्रकारी इंट्रोडक्शन हुआ था। किसमें? तो अकबर के समय। ठीक है,
अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। किसके माध्यम से? पुर्तगालियों के माध्यम से। और पुर्तगाली भी एक यूरोपियन था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला कि व्यक्ति विशेष का चित्रण करना, यानी कि कोई सिंपल एक व्यक्ति का चित्र करना, ठीक है। दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। जो दृश्य में आगे दिखते हैं उसको वस्तुओं को, जैसे चिड़िया दिखता है तो चिड़िया को छोटे छोटे करके है जो दिखाना, ठीक है। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। चित्रकला का विकास पूछ देख सकता है कि कहाँ किसके शासनकाल में सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था, तो हुमायूं के शासनकाल में चित्रकला का विकास सर्वप्रथम हुआ था। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर भी पड़ा था। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। मिस्किन पूछ सकता है कि किसके दरबार में यह एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था, तो अकबर के दरबार में था मिस्किन, ठीक है। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि दसवंत है जो किसके शासनकाल में था, पेंटर एक, तो ये अकबर के समय। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग्स कहा जाता है। किसका? जहांगीर के शासनकाल को, ठीक है, इसको ध्यान रहे। दसवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। किसके? तो ये अकबर हो जाएगा इसका आंसर। तो अकबर के शासनकाल में दसवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार थे। दसवंत और बशावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, उसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बशावन, केशवलाल, मुकुंद, मिश्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, शांबल और हरिवंश आदि। तो अकबर कालीन चित्रकार कौन कौन थे जो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाया है? तो इसको सबका जो फेमस नाम है उसको ध्यान रहे, ठीक है, जो कि दसवंत है, बशावन है, केशवलाल याद रख सकते हैं, मिश्किन रख सकते हैं, ठीक है, कलम रख सकते हैं, महेश रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से नाम तारा रख सकते हैं, याद रख सकते हैं इतना, ठीक है। और जो पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और सुसाइड कर लिया था, तो यह था कौन? तो यह दसवंत था। मुगल पेंटिंग्स यानी मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, टॉप पोजीशन पे था? तो जहांगीर के समय मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई और इस पीरियड को कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग्स। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर और पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राजदरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों और जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन आरोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ध्यान रहे, अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन आरोहण का एक चित्र बनाया था। किसने बनाया था? अबुल हसन ने। इसको याद रखें। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह अकबर की उपज थी, जब्ती प्रणाली। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए 10 रूल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। इसके अलावा अकबर के समय कानकूत और आईने दहसाला जैसी अन्य भू राजस्व प्रणालियां भी प्रचलित थी। तो आईने दहसाना किससे संबंधित है? दहसाला, तो यह भी भू राजस्व प्रणालियां
से संबंधित है? कानकुत भू राजस्व प्रणाली थी। इसको याद रखें अकबर के समय। अब देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका आंसर विलियम फिंच हो जाएगा। विलियम फिंच, ऑप्शन सी हो जाएगा। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे थे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो यह सुल्तान जैनुल आबिदीन, जिसे अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है किसको? सुल्तान जैनुल आबिदीन को। ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर के ही समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया था और श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था, प्रोटेक्शन दिया था। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर के द्वारा दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरुआत की गई थी। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। किसने? जहांगीर ने। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा क्या था? तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे और ये मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किसने किया था? अकबर ने किया था। और सिंह अस्पा क्या था? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। कितने? 3 घोड़े। 3 गुना घोड़ा सिंह अस्पा में और 2 गुना घोड़ा है जो 2 अस्पा में। 2 मने 2 गुना सिंह से याद रखे 3 गुना रख सकते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो यह कंधार थी। कंधार या कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं यानी कि इंपेरियलिज्म, जो इंपेरियलिस्टिक प्लान था, उसको कार्यान्वित किया जाना और बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। कभी कभी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण यानी रेड फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर शाहजहां हो जाएगा। अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना कब किया? 1638 में। और किसने किया था? तो देख सकते हैं कि अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 में किया और वहां अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास भी किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 9 साल में पूर्ण हुआ था। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता और शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा है? तो इसका आंसर A.L. श्रीवास्तव हो जाएगा। A.L. श्रीवास्तव। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत, तो आपसे पूछ सकता है कि मुगल कालीन भारत की किसकी पुस्तक है? तो A.L. श्रीवास्तव की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, शाहजहां का शासनकाल। यह केवल कला और वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। किसने? S.R. शर्मा ने। कि गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्ट किसने माना है? मुगल पीरियड का किसने कहा? कह रहा है गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल किसने कहा? किसके दरबार को कहा है? शाहजहां के शासनकाल को कहा है S.R. शर्मा ने। औरंगजेब
द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उस कौन सा था? तो सुन्नी मुसलमान। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन उदार, यहाँ पे कह रहा उदार दारा शिको था जो शाहजहां का बेटा था, और ये भी औरंगजेब भी बेटा था। दारा शिको और औरंगजेब दोनों में युद्ध हुआ, जिसके बाद औरंगजेब है जो राजगद्दी को प्राप्त किया। तो यही कह रहा जो उदार प्रकृति का था दारा शिको, उसके विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया था। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी कि जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी कि दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता। यानी कि जितने सारे देश है, जितने सारे स्थान है, उसको सबको है जो मुस्लिम राज यानी इस्लाम राज में कन्वर्ट कर देना था। औरंगजेब का ये मकसद था। ठीक है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह का। गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ था, पटना सिटी में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु कब हुई थी? 7 अक्टूबर 1708 को। 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई? नांदेड़ महाराष्ट्र में। नांदेड़ महाराष्ट्र में पूछा जाता है क्वेश्चन। मुगल प्रशासन यानी कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मुहत्सिब क्या था? मुहत्सिब क्या था? तो यह लोक आचरण अधिकारी था। लोक आचरण अधिकारी कौन था? मुहत्सिब, यानी पब्लिक कैरेक्टर ऑफिसर, इस तरीके से याद रख सकते हैं। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री और वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था, यानी कि रोकथाम लगाया था शराब बिक्री पे और वेश्याओं का निवास स्थान पे। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। तो शैतानपुरी में वेश्या रहती थी। अगले क्वेश्चन है 93 नंबर। उसके पहले बता दें कि हमने बीपीएससी घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है। उसका वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद रहेगा, उससे जाकर देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट सर्च करें। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंसेंट हिस्ट्री, फिजिक्स और अन्य सारे जो घटना चक्र में बिहार स्पेशल पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, यह 2024 का घटना चक्र का अपडेटेड बुक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आप इसे जरूर देखें। इसको कंटिन्यू करें 93 नंबर क्वेश्चन से कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित किसको करता है? तो यह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, यानी कि रेवेन्यू टैक्स फ्री जो लैंड दिया जाता था, किसको? मुगल प्रशासन में मदद ए मास, किसको? विद्वानों को। मुगल प्रशासन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूरगाल भी कहा जाता है। सयूरगाल क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है कि सयूरगाल का था क्या था? सयूरगाल तो यह है जो मुगल प्रशासन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि था, जिसे मदद ए मास भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। कौन करता था? सद्र। और सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी, यानी कि एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी है जो उसके पास ही रहती थी। आप है जो किसी को वो लैंड है जो ट्रांसफर नहीं कर सकते मदद ए मास में मिले गए भूमि को। और ध्यान रहे कि सबसे पहली बार है जो सातवाहन वंश ने है जो ब्राह्मणों को है जो भूमि दान में देना स्टार्ट किया था। 94 नंबर क्वेश्चन, मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था?
तो ये मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला, जो 1719 से लेकर 1740 तक है, जो राजगद्दी पे बैठा था, 1719 से लेकर के 1740 तक। ठीक है, 1719 से 1740 तक। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन पर बैठने किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहा गया, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। किसने? नादिर शाह ने। ठीक है, और करनाल युद्ध में, करनाल जो हरियाणा में है, करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार असरफियां, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर, और जो कोहिनूर है वो, और तख्त ए ताउस जिसे मयूर सिंहासन कहा गया, उसे भी अपने साथ ईरान लेकर गया था। कौन ले गया? नादिर शाह ने। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। कह रहा है किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था, अली गौहर। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। कहाँ पे? बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटेबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो यह राणा रतन सिंह, और यह दरोगा एग्जाम में भी रिपीट किया गया है क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था, और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन खिलजी की समता सुलेमान से की और पद्मिनी की तुलना सैवा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी थी। और 12 मासा की भी रचना किया था। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसको याद रखें। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन था? तो मुख्य न्यायाधीश को मुख्य काजी कहा जाता था। मुख्य काजी काजी उल कुजात यह प्रधान काजी था तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। न्याय विभाग का प्रमुख था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह चीफ जस्टिस कह सकते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के था। इसी शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया और तुर्की का देश तुर्किस्तान था। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था। उदार निरंकुशवाद के आदर्श को सामने किसने पूछ सकता है कि उदार निरंकुशवाद के आदर्श को मानने वाला कौन था? तो यह प्रथम तुर्की सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। 100 नंबर क्वेश्चन, 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? तो यह चौसा के युद्ध लड़ा गया था 1539 में। चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच लड़ी गई थी।
शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की थी। फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की थी। किसको? चौसा के युद्ध में हराकर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हो गया था? 101 नंबर क्वेश्चन है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1759 में। मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 में बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया था और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा था। तो शाह आलम द्वितीय का ही नाम था अली गौहर। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में अफगानों और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अफगानों ने मराठों को हराया था, और बक्सर का युद्ध 1764 दोनों लड़ा गया था। किसके समय? तो अली गौहर अर्थात शाह आलम द्वितीय के समय। 102 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो इसका आंसर हो जाए दरिया साहेब। ऑप्शन बी हो जाए ज्ञान दीपक, दरिया साहेब। संत दरिया साहेब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी। ये बिहार के रहने वाले थे। सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी के सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? बहराइच उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बलबन ने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किया था। गयासुद्दीन बलबन, यह 1266 से 1286 तक इसका काल रहा और उन्होंने भारत में ईरानी त्योहार नवरोज को मानने की प्रथा आरंभ की। नवरोज ईरानी नववर्ष है नवरोज, जिसे फारसी नववर्ष है कहा जाता है, जिसे फारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पावोस की प्रथा शुरुआत की थी, जो फारसी परंपरा का अनुकरण था, और बलबन ने ही ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यानी रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। 104 नंबर, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो कहाँ पे? उत्तर भारत में। जानते हैं कि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में नाथपंथियों जैसे गोरखनाथ ये लोकप्रिय हैं। नाथपंथी मध्यकाल में धार्मिक व्यक्तियों का समूह था। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था कि मोक्ष का मार्ग निराकार की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है। किससे? मेडिटेशन से। इसलिए उन्होंने योगासन, श्वास, व्यायाम और ध्यान जैसी विद्याओं के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की मार्ग की वकालत किया था। फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया है। फुतुहात ए आलमगिरी पुस्तक ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी, जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में एक मुगल अधिकारी थे। इस कृति में औरंगजेब के शासनकाल जो 1698 ईस्वी तक रहा, उसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। यह मालवा और राजपूताना के प्रांतीय शासन पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये किताब लिखा है 1698 तक, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, इसको ध्यान रहे। इसमें उसके शासनकाल के आसपास के रहस्यों की गहरी अंतर्दृष्टि शामिल है, जिससे आंशिक रूढ़िवादी, संप्रदायवादी और यहां तक कि जन विरोधी के रूप में पेश किया गया है। फुतुहात ए आलमगिरी सम्राट को या तो इस्लाम के समर्थक या हिंदू धर्म के उत्पीड़क के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा न तो शिवाजी के साथ संघर्ष और न ही जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद की घटनाओं को धार्मिक दृष्टि से सामने रखा गया है। 106 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख सकते हैं, कह रहा है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या था? कौन से कथन सही है? तो उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। उपमहाद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट में बारूद का आगमन हुआ, यह स्टेटमेंट है। दूसरा है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गोवंद का परिचय हुआ।
जो भारत में बाबर आया उस समय उसके आगमन के कारण ही क्या हुआ कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, ये स्टेटमेंट है जो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ देख सकते हैं स्टेटमेंट पहला है जो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। यूपीएससी पीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गोवंद का परिचय हुआ है। ठीक है, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गोवंद का परिचय हुआ, ये भी गलत है। और प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। जानते हैं कि तैमूरिड वंश की स्थापना हुई थी। ये स्टेटमेंट है जो सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत, तो तोपों की शुरुआत सबसे पहले प्रथम युद्ध पानीपत में किया था बाबर ने, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 3 और 4 सही है, बाकी है जो दोनों स्टेटमेंट है जो गलत है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में भारत में सैन्य उद्देश्यों के लिए बारूद का उपयोग होने लगा था और यहाँ तक कि तोपखाने को भी उसके प्रारंभिक रूप में जाना जाता था। बाबर का भारत में पहला वास्तविक अभियान 1519 ईस्वी में हुआ, जब उसने भेरा पर, कहाँ पे, भेरा पर कब्जा कर लिया। भारतीय ललित कला में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा योगदान सच्चे गोबंदों और मेहराबों सहित इस्लामी वास्तुकला, इस्लामी आर्किटेक्चर विशेषताओं की शुरुआत और वास्तुकला की भारतीय और इस्लामिक शैलियों यानी कि इंडो इस्लामिक आर्ट का एकीकरण था। तैमूरिड राजवंश एक सुन्नी मुस्लिम राजवंश था। तिमुरिड राजवंश के सदस्य फारसी संस्कृति से काफी प्रभावित थे और इन्होंने इतिहास में 2 प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए थे, अर्थात फारस और मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया में तिमुरिड साम्राज्य 1370 से लेकर 1507 ईस्वी तक और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य जो 1526 से लेकर 1857 तक रहा। 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान काबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? सॉरी, यहाँ पे बाबुल है, बाबुल, ठीक है, बाबुल। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत हो जाएगा। सूरत जो गुजरात में है, ताप्ती नदी किनारे। मुगल काल के दौरान सूरत को बाबुल मक्का यथार्थ मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थयात्रा सूरत से ही शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है और हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के मुख्य केंद्रों में से एक है। विश्व के इतिहास में मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे मक्का के द्वार के रूप में जाना जाता है क्योंकि कई तीर्थयात्री समुद्री मार्ग से सूरत से रवाना होते हैं। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, यानी गेटवे ऑफ वेस्टर्न एशिया के रूप में भी सूरत को जाना जाता है, क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों के मुख्य केंद्रों में से एक है। 108 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो अभिराशन सिस्टम है वह किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाए तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तागड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी किनारे किया था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी, जो अब एक अवशेष के रूप में बन गया है। कब से? तो 1565 में फिर उसके बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें बहमनी साम्राज्य ने बुरी तरह से पराजित किया विजयनगर साम्राज्य को और विजयनगर साम्राज्य का 1565 में पतन हो गया। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सन 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं, जिसे बहमनी सेना कहा गया, इसने विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य में टोटल पांच राज्य शामिल थे जो छोटे प्रदेश थे, जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, और ये बरार था, जो बरार इसमें युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राजसी और तागड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच में स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय, जिस कारण से इसे राक्षस तागड़ी युद्ध भी कहा गया,
तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय याद रखें। किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य सेनापति था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो पाया। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। किसने? हुसैन निजाम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो जानते हैं यह अकबर के द्वारा दीन ए इलाही स्टार्ट किया गया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहद ए इलाही अर्थात दीन ए इलाही की स्थापना किया था। कब? अकबर ने 1582 में। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करके इसे सर्वमान्य बताने का प्रयास किया था। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति था। इसका प्रधान पुरोहित था अबुल फजल। कौन? अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था, जिन्होंने इसे स्वीकार किया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पूरे मेडाइवल हिस्ट्री का 2 पार्ट में है जो वीडियो अपलोड कर दिया है। तो इसे आप इसको यदि आप देखे हैं अभी तक तो धन्यवाद। और यदि बीपीएससी घटना चक्र का अन्य पार्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसे आप जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट इसका मौजूद है एडोनामा चैनल पे, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन किया गया है और जो बचे हुए पार्ट्स है जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स सिर्फ बचे हैं, उसको हम डिस्कशन कर देंगे। बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट, पूरा हिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट हो गया है। और एक अलग से हम सारे पार्ट को एक वीडियो में है जो कवर कर देंगे, आप उसे आगे आपको देखने में सहूलता मिलेगी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसका पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे जाकर जरूर देखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।